नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो है क्लास 12 का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का एग्जाम हुआ है वीकली टेस्ट का, और उसका हम लोग डिटेल के साथ आंसर्स की देखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके पास मात्र 4 महीने का समय बचा है और उसमें अच्छे से तैयारी करनी है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग जो है पेन एंड पेपर लेकर नोट करते चलिएगा। जिस स्कूल कॉलेज में एग्जाम नहीं हुआ है उनका एक स्कूल में एग्जाम लेना जो है कंपलसरी है, इसलिए एग्जाम होगा दोस्तों, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य क्या कारण है। तो दोस्तों उत्पत्ति का ह्रास नियम पूछा गया। तो उत्पत्ति का ह्रास नियम में याद रखिएगा, ये जो पूछा गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में, तो इसमें दोनों ही स्थितियां होती है। साधनों की सीमितता यानी स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर्स भी करेक्ट है, और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना यानी इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स, ये भी दोनों ऑप्शन ही जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में इस बार पूछा ही जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा अल्पकालीन उत्पादन फलन का पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पूछा गया, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें क्या होगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में और पैमाने का प्रतिफल के बारे में भी पिछले साल पूछा गया था। इसके बारे में मैं अलग से आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि इससे हर साल इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर होगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स भी आपका पूछा जाता है, जिसके लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, निम्न में से कौन से उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। जी हां दोस्तों, 3 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। यानी सामान्य शब्द में हम कहें कि उत्पादन कारक की सहायता से कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें किसका, प्रोडक्शन फैक्टर्स का, यानी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड आपका प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आप दूध से रसगुल्ला बनाना जो है, आलू से चिप्स बनाना, तो ये क्या है, दूध जो है आपका कच्चा माल है। ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में, और उससे फाइनल गुड्स आप क्या बनाए, अंतिम माल जो आपका बना वो क्या बना, रसगुल्ला, है ना। तो उसी तरह से आलू था, आलू में अलग अलग चीजें आपने मिलाया। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स था वो मिलाया, उसके बाद वो फाइनली जो है क्या बनता है, आलू चिप्स, तो वो हो गया आपका फाइनल गुड्स। ठीक है, तो इसमें उत्पादन के कारक मैटर करता है दोस्तों। तो उत्पादन के कारक आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, 10 में भी पढ़ा। क्या क्या होता है, भूमि, श्रमिक, पूंजी और आपका ऑनर। ठीक है, यानी भूमि मतलब हो गया लैंड, श्रमिक मतलब हो गया लेबर, और पूंजी मतलब हो गया कैपिटल। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी मालिक होता है। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 3 तो हमेशा याद ही रखिएगा। ठीक है, और चौथा मैंने बता दिया ऑनर यानी आपका उद्यमी मालिक। ठीक है, तो यानी आपका उत्पादन फलन पूछा है। तो अब उत्पादन फलन मतलब समझ लीजिए दोस्तों क्या होता है, उत्पादन जो होता है, उत्पादन के बारे में हमने समझा, अब उत्पादन फलन क्या होता है उसके बारे में समझिए। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय के एक निश्चित अवधि में उत्पादन के साधन के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। अभी आपने उत्पादन के साधन के बारे में पढ़ा ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और उद्यमी ऑनर के बारे में। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो वही है आपका उत्पादन के साधन। ठीक है, और साधन एवं उत्पादन के फलनात्मक संबंध को, ये जो एफ देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका मतलब ही होता है फलनात्मक संबंध, यानी फंक्शनल रिलेशनशिप्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका अभिप्राय प्रयोग में लाए जाने वाले आगतों तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाले निर्गतों के बीच जो है भौतिक संबंध को बताता है। इंग्लिश मीडियम वाले सुनिएगा, प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स प्रोड्यूस आउटपुट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्यू एक्स क्या बताता है,
ये QX बताता है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु X के भौतिक उत्पादन की मात्रा। एफ का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, फंक्शन। एफ का मतलब ये होता है फंक्शन, जिसको आप क्या कह रहे हैं, फलन। ठीक है, याद रखिएगा। और ABCD के बारे में मैंने आपको उत्पादन के बारे में जब बता रहा था उसके बारे में आपने पढ़ा। ABCD का मतलब होता है यहाँ पे वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के विभिन्न साधन। ठीक है, और उत्पादन के विभिन्न साधन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो और भी अच्छे से हम लोग इसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। ठीक है, पिछले साल इस चैनल से जुड़कर जो है लगातार बच्चों ने 5 महीना मेहनत किया था, तभी उनका 90+ स्कोर पहुंचा था। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पढ़ाया जाता है इस चैनल के माध्यम से, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए डिटेल वाइज जो है मैं वीडियो इसी तरह से बनाता चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा देखिए, इसका आंसर आप लोगों ने टिक लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है जब उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसे कहेंगे हम लोग, याद रखिएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन एंड एज द रिजल्ट्स आउट इंक्रीजेज बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इट इज कॉल्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है दोस्तों, इसको हम कहते हैं वृद्धिमान। क्या कहते हैं, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल। कहाँ है आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने इससे पहले डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल देखा था, अब है इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब हम लोग जो है डायग्राम से समझ के पढ़ेंगे आगे, तो आप लोग का और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस दिया गया, तो मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि क्लास 11 में आप लोगों ने क्वेश्चन का लेवल देख चुका है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स कॉस्ट। ठीक है, स्थिर लागत के बारे में यहाँ पे आप पूछा गया। अब स्थिर लागत के बारे में पूछा गया, यानी फिक्स कॉस्ट के बारे में पूछा गया। तो जो 5 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस को देख के जो उन्होंने पढ़ा होगा वो फट से लगा लिए होंगे। तो यहाँ पे कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रोडक्शन वाइज जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसमें तो जैसे बीमे का इंश्योरेंस जो होता है, इंटरेस्ट होता है, आपका फैक्ट्री का किराया होता है, ये सब आपका फिक्स। जैसे आपका हर महीना अगर 3000 रुपये का रेंट है तो वो हर महीना ही लगेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आपको जो बैंक में मिलता है एक तय अमाउंट 10%, ठीक है, 5% या 3% के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको वो जेन्युइन वो मिलेगा। ठीक है, चेंज नहीं होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी जो है आपका जितना देना पड़ता है, प्रीमियम आपको भरना पड़ता है, वो आप भरिएगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे बाकी यहाँ पे बोला है कि नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, नहीं। बाकी मैंने सभी ऑप्शंस को पढ़ा तो आपको लगा क्या ये सब फिक्स है। ठीक है, इसमें चेंजेस कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कच्चे माल की लागत, तो ये समय के अनुकूल जो है ये इसमें परिवर्तन होते रहता है। अभी आप लोगों ने देखा था कि टमाटर का मूल्य जो है अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे इसमें हम लोग देखते हैं कि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है, तो ये फिक्स्ड में नहीं आएगा। ठीक है, हमको पूछा गया कौन नहीं आएगा, तो कौन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है निम्न में से कौन औसत परिवर्तनशील लागत यानी ABC को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ABC का मतलब होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, कुल परिवर्तनशील लागत बटा कुल उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल परिवर्तनशील लागत बटा कुल उत्पादन कहाँ दिख रहा है, तो ये है, इसको इस तरह से लिखते हैं ABC बराबर, ठीक है, TVC/Q। ठीक है, यहाँ पे C जो लगाया गया है, यहाँ पे ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे C नहीं होगा, तो इसको हिंदी में भी याद रख लीजिएगा, हिंदी में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, औसत परिवर्तनशील लागत बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुल परिवर्तनशील लागत बटे उत्पादन। इंग्लिश में बोले तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलिए
आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर ABC का फॉर्मूला ये है तो आप बताइएगा AFC का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एवरेज, औसत स्थिर लागत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के लिए ये होमवर्क रहा, इसका आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। तो कैसा होता है दोस्तों? बिल्कुल सही पकड़े, यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सबसे जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा आप लोग मॉडल पेपर निकाल के, बार बार ये जो क्वेश्चन है रिपीट होता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सही है पूछा है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो MR का मतलब समझ लीजिए, हर एक ऑप्शन पे MR देख रहे हैं, है ना। तो MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी औसत आगाम। और औसत आगाम का फॉर्मूला होता है कुल आगाम में परिवर्तन बटा बेची गई इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है, तो कुल आगाम में परिवर्तन, जब भी परिवर्तन होगा दोस्तों तो हमेशा उसके आगे क्या लगता है? डेल्टा। डेल्टा, इसको जो त्रिभुज वाला देख रहे हैं ना से, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो कुल आगाम में परिवर्तन, तो परिवर्तन को चिन्हित कौन करता है? ये डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा किस ऑप्शन में दिख रहा है? एक इधर दिख रहा है और आपको दिख रहा है यहाँ पे, और एक दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो हमने पढ़ा कुल आगाम जो है आपका, क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने? औसत आगाम बराबर कुल आगाम में परिवर्तन। ठीक है, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, तो कहाँ दिख रहा है आपको टोटल रेवेन्यू? इस ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं। इस ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं, क्वांटिटी दिया हो। इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। उसके बाद नीचे देखिए आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है बेची गई इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, डिटेल से पढ़िएगा तो ये आप लोग का आसान होगा। इकोनॉमिक्स इजी है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटिएगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, रटना नहीं है। एक फार्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? विच कंडीशन हैज़ टू फुलफिल्ड फॉर अ फार्म। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा कंडीशन पूछा गया फार्म के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। MR बराबर MC होना चाहिए, और MC का वक्र जो है, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया 10 नंबर में, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड, हु सेड इट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। पिछले साल के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया गया था, तो JB से जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा जो है आपका प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा एफ का मतलब तो मैंने बता दिया फंक्शन, यानी एफ का मतलब ही होता है आपका फलन। ठीक है, फंक्शन इंग्लिश में और हिंदी में इसको फलन कहते हैं। एस का मतलब होता है सप्लाई यानी पूर्ति। एस का मतलब होता है सप्लाई यानी पूर्ति। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन में जो है करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, क्योंकि आपने सप्लाई चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर आप दे पाइएगा। हालांकि अभी क्वेश्चन जानने के लिए यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मूल्य और पूर्ति के फलनात्मक संबंध जो है पूर्ति का फलन कहलाता है। मूल्य और पूर्ति, तो मूल्य को इंग्लिश में डिनोट करते हैं प्राइस से। यहाँ हो गया मूल्य और पूर्ति, मूल्य यानी प्राइस और पूर्ति यानी सप्लाई के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? आपका पूर्ति का फलन। क्या कहते हैं? पूर्ति का फलन, लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया 12 नंबर में, यदि किसी वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइज बाय 40% द सप्लाई इंक्रीजेज बाय ओनली 15% द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सापेक्षिक बेरोजगार। ठीक है,
ये जो है एक इस पर सेपरेट वीडियो बन जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, जितना भी टॉपिक्स देख रहे हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बन जाएगा। और चिंता नहीं करना है, मैं जरूर इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, एकदम फिगर के साथ इसको समझने में आप लोग को सहायता मिलेगी, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब बच्चे क्या चाहते हैं, जल्दी जल्दी आंसर्स देखना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स में उस तरह से नहीं होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से डीपली बताऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पूर्ति की लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? ये आप लोग पढ़े होंगे, पहले हम लोगों ने मांग की लोच पढ़ा था, अब आ गया पूर्ति की लोच। ठीक है, दोनों मिला के जो है लगभग 20 से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से दोनों चैप्टर को कीजिएगा, मांग और पूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, बिल्कुल जिन्होंने पढ़ा है वो करेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूर्ण प्रतियोगिता में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन? तो 14 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 14 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो सभी करेक्ट है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में हमें फार्म की कीमत प्राप्तकर्ता होती है। ठीक है, यानी आपका फार्म्स इज अ प्राइस टेकर देखने को मिलता है। फार्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। फार्म्स डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक होता है। औसत आगाम और सीमांत आगाम क्या होता है? बराबर होता है। यानी ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ये आप लोग याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर, पूर्ति में कमी के क्या कारण हो सकते हैं? द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज। द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज पूछा गया है, तो 15 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं पहला, उत्पादन लागत में वृद्धि, ये भी करेक्ट है। और उद्योगों में फार्मों की संख्या में कमी, फुल इन नंबर ऑफ फार्म्स इन द इंडस्ट्री, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, क्या पूछा गया? मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट? ठीक है, मनी कॉस्ट में आपका सामान्य लाभ, स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें, ये ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक 16 क्वेश्चंस किया, और जो क्वेश्चंस आसानी से समझने में आ जाए, ठीक है, मैंने उसको समझाने का कोशिश भी किया। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाना पड़ेगा, तो आप लोग का डिमांड रहेगा, तो बिल्कुल उस पर सेपरेट वीडियो भी आप लोग के लिए आएंगी। और पिछले साल भी हेल्प किया था, इस साल भी हेल्प करूंगा। आप लोगों को और कौन कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी करना है वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुआ तो। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।